अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स इजीली, जिस पर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 1.5 और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं पहले उनको देख लेते हैं। आज जो हमारे पास पहली डेफिनेशन है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। ये इसको कहते हैं 1/2 का मकता। एक मरबी कालब ए इज़ इक्वल टू ABCD जो इसके एलिमेंट है के मकते को ए के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि मरबी कालब क्या होता है, जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम उसका जो नेम होता है उसको हम ए के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन लगा देते हैं या उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। फिर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जी उनको उनके दोनों तरफ हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, ये जो हमने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसमें आपको पता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं ये वाले ए और डी ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है या इसको हम कहते हैं वतर के अरकान, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं जी। ए को डी से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया AD। दरमियान में जी नेगेटिव का साइन। फिर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या हम इसको कहते हैं गैर वतर अरकान, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म के ज़रिए हम बाकी जो गिवन मैट्रिक्स दिए गए होंगे उनका हम मकता निकालेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास जी एक मैट्रिक्स दिया गया है A1324। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमने ए को वर्टिकल लाइंस में लिखना है जी, फिर या उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जी उनको हमने वर्टिकल लाइंस में लिखना है इस तरह। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ये हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। फिर जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं 2 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो आप देख सकते हैं कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया। तो 6 में से 4 निकाले तो 2 आ गया। तो 6 के साथ नेगेटिव साइन था, इसलिए जो बड़ी रकम के साथ होता है साइन वही आ जाता है, तो इसका आंसर आ गया 2। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है वो है जी बी। अब बी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर आप निकाल लें तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी वो हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब इसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं जी नादर और गैर नादर कालब। एक मरबी कालब कालब ए नादर कहलाता है अगर उसका मकता या डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। ठीक है जी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो मकता या डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है और हम उसको किस तरह निकालते हैं। अब आपको पता है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं, फिर जो उनके एलिमेंट हैं जी उनको वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, ये जो वतर के अरकान होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर दरमियान में नेगेटिव आ गया और फिर गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और दरमियान में नेगेटिव 6 माइनस 6, तो आपके पास जो आंसर आया वो 0। अब हमें इस यहाँ से ये बात पता चलेगी कि अगर जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए तो हमारा जो कालब होता है वो नादर कालब कहलाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है एक मरबी कालब ए
गैर नादर कालब कहलाता है अगर उसका मक्ता या डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है या मक्ता वो ज़ीरो आ जाए तो वो हमारा सिंगुलर या नादर कालब बन जाता है। लेकिन अगर वो ज़ीरो ना आए और उसका कोई ना कोई जवाब आए तो वो हमारे पास गैर नादर बन जाता है। इसी तरह इसको हल करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन है। इसको हल करने अब हम क्या करते हैं कि एग्जांपल्स इसको समझते हैं। ये हमारे पास है ए, ठीक है जी, ए। अब एक अगर डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको वर्टिकल लाइंस में लिख देते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होते हैं वतर के अरकान 1 और 4, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया। दरमियान में जो फार्मूला है उसका साइन आ जाता है नेगेटिव। तो 4 में से -6 किया तो हमारे पास आ गया -2। तो आप देख सकते हैं कि -2 ज़ीरो से छोटा होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता, इसलिए ये क्या है, गैर नादर कालब है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का एडजाइंट अगर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक मरबी कालब है। मरबी कालब आपने पढ़ा है कि जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, तो उसका एडजाइंट कालब वो है जो ए के वतरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ गैर वतरी अरकान के मनफी से ज़रब देने से हासिल होता है। इसको एडजाइंट ए से ज़ाहिर करते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि जो हमारे वतर के अरकान होते हैं या डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जी ए और डी, ठीक है जी, ए और डी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है इनकी हमने जगह चेंज करनी है। अब ए की जगह डी चला जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने जगह चेंज कर दी। और जो गैर वतर अरकान है सी और बी, इनके साथ जी हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देना। जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे जी, ये देखिए सी और बी के। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजाइंट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 1 2 5 9, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब आपको पता है हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं जी उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। 1 9 की जगह चला गया और 9 1 की जगह आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी हमने जगह चेंज कर दी, इनके हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास आ गया एडजाइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब गैर नादर कालब का ज़रबी मकूस। अब आपको पता है अगर हम कोई एलिमेंट लें, जैसे कि इस समझाने के लिए मैंने ये 2 ले लिया, अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर ही हमारे पास आंसर 1 आएगा। आप देख सकते हैं अगर 2 यहाँ पर 2 है उसकी पावर है 1 बटे में नीचे, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास 2 था उसकी पॉजिटिव थी, एक 2 है उसकी पावर नेगेटिव है। अगर हमारी बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 1 -1 आ जाएगा। तो 1 -1 आप देख सकते हैं कि ज़ीरो होता है। अगर किसी भी एलिमेंट की पावर ज़ीरो लें तो वो आपको पता है उसका आंसर 1 आता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें कि 5 को अगर 1/5 से लेफ़्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएं और या राइट हैंड से भी मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 1 ही बचता है। इसी तरह अगर आप दो कालब को, एक कालब को और दूसरा उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। जो हमारा इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मकता। ये हमने पहले पढ़ लिया, एडजाइंट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और जो मकता है या डिटर्मिनेंट वो क्या होता है जी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि जो ज़रबी मकूस होता है वो सिर्फ गैर नादर कालब का ही मुमकिन होता है। क्योंकि जो हमारा नादर कालब होता है जी, उसका आपको पता है जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो वो नादर कालब बन जाता है। जब आप देख सकते हैं अगर इसमें अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाए, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आंसर आता है 1 यानी एडजाइंट ओवर ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं बटे में ज़ीरो आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें कि 1/0 तो ज़ीरो तो इनफिनाइट आंसर आता है, या वो कहता है जी अनडिफाइंड, तो इसका तो हम जवाब निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सिर्फ जो हमारा गैर नादर कालब होता है उसका ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आमतौर पर MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हम जाते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, एक्सरसाइज हमारी है 1.5। जो पहला क्वेश्चन है वो है कालबों का मक्ता मालूम करें। अब हमारे पास जो सबसे पहला कालब है, अब जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमारे पास है A = -1 to 1 0। अब आपको पता है सबसे पहले हम इनको वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं और फिर कालब के अरकान को वर्टिकल लाइन में लिख दिया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है हमारा जो वतर के अरकान होते हैं, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में नेगेटिव का साइन, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 × 1, तो 0 - 2, तो आंसर आ गया 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आ गया जी 2। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 1 2 3 और -2। अब आपको पता है कि सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है कि मैट्रिक्स का जो नेम है उसको वर्टिकल लाइन में लिखना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको हमने वर्टिकल लाइन में लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसमें आपको पता है कि वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर दरमियान में नेगेटिव का साइन, फिर गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया। तो माइनस माइनस आप देख सकते हैं दोनों को हम ऐड कर देते हैं, -2 और -6 आ गया -8, तो इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह सेम प्रोसेस पर हमने इसका 4 पार्ट भी कर लिया। अगर इसके बाकी पार्ट को आपने खुद करना है, देखना है, अगर आपको किसी में मुश्किल आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है नादर और गैर नादर कालब कौन से हैं। अब आपको पता है जी कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो या जिनका मक्ता ज़ीरो आ जाए वो हमारे नादर कालब होते हैं, लेकिन जिन कालब का मक्ता ज़ीरो ना आए वो हमारे गैर नादर कालब कहलाते हैं। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है तो वो यही है कि हमने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है यानी मक्ता निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2 का A पार्ट। इसमें अगर हम मक्ता निकालना है तो आपको पता है कि सबसे पहले उनको वर्टिकल लाइंस में लिखना है जी, फिर उनके एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन में लिखना है, फिर जो वतर के अरकान हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया जी, फिर दरमियान में नेगेटिव का साइन लगा देते हैं हम, फिर हमने गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 2 और 6 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखेंगे 12 में से अगर 12 को माइनस करें तो आंसर 0 बचता है। तो यही हमारी डेफिनेशन है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो एक नादर कालब बन जाता है। इसी तरह सेम पैटर्न पर हमने इसका पार्ट नंबर 3 किया। आप देख सकते हैं पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट देखा कि वो 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर कालब है। उसके बाद जी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, कालबों के ज़रबी मकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। तो हमने ये पीछे पढ़ा है कि जो A इनवर्स होता है वो बराबर होता है एडजाइंट ऑफ A ओवर A का मक्ता। ये हमारे पास फार्मूला है जी, हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब सबसे पहले जब मकूस मालूम करना है, फिर जो हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है
वो भी यही है कि हमने उसका डिटर्मिनेंट या मक्ता निकालना है। ठीक है जी। मक्ता निकालने के लिए आपको पता है उसको वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, पहला प्रोसेस। फिर वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया और दरमियान में नेगेटिव फार्मूले का, और फिर गैर वतर अरकान 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है -6। इससे हमें ये पता चल गया अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देते, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारे गैर नदर कालब होते हैं सिर्फ मकूस उनका ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें चाहिए, पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, वो फुलफ़िल कर गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो हमें पता है कि जो वतर के अरकान होते हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, 0 -1 की जगह और -1 0 की जगह आ गया। उसके बाद ये देखें, ये इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी और बाकियों के साइन इस ए मैट्रिक्स में से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हम इन एडजॉइंट और ए की वैल्यू हम इस ए इनवर्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है जी। अब देखें, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए है तो हमने मैट्रिक्स ए को रख दिया और नीचे उसका डिटर्मिनेंट। आप देख सकते हैं कि जो -6 है वो पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर वो मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है तो उसके हर एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी। फिर हमने उसके अलग-अलग हर एलिमेंट के साथ -6 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा जी रिक्वायर आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 3। C इज़ इक्वल टू -2 6 3 और -9। अब सबसे पहले आपको पता है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट देखें तो ये हमने वर्टिकल लाइन में लिख लिया इनको, फिर वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाया -2 को 9 के साथ और दरमियाने में मनफी और फिर 3 को 6 के साथ। तो हमारे पास जो आया आंसर वो 9 2 18 और 3 6 18। तो आप देख सकते हैं 18 में से जब 18 निकालें तो हमारे पास जी 0 बचता है। तो हमें पता है कि जो नादर कालब होता है उसके केस में जो 1/0 आ जाता है, 1/0 आ जाता है। तो जब 1/0 आएगा तो ये तो आंसर इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा या हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से इसका जो मकूस है ज़रबी वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स हो तो तस्दीक करें ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए और इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई है। इसका जो आंसर है वो है जी आप इसमें जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालें और ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो आंसर आएगा वो बराबर होगा अगर हम उसके एडजॉइंट को पहले लें और ए को बाद में उससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी। या अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा दें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब इस जो हमारा प्रोसेस है इसकी हमने तस्दीक करनी है, आया ये ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमें पता है जी ये हमारा है ए। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें पता है कि एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं हम, ये वतर के अरकान की हम जगह चेंज कर देते हैं और गैर वतर अरकान के साइन चेंज कर देते हैं जी। इसी तरह हमने किया, इनके साइन चेंज किए और ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, पहले हमने ए कालब रखा, फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए रखा,
फिर हमने इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराई। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आपको पता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले हमने देखना है कि पहले में कितने कॉलम हैं, दूसरे में कितनी रोज़ हैं। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि पहले में 2 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो है पॉसिबल है। ठीक है जी। उसके बाद जब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि पहली रो लेते हैं, फिर पहले मैट्रिक्स की, फिर दूसरे का पहला कॉलम। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी। दरमियान में जमा का साइन, फिर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी। इसी तरह फिर हमने पहली रो को लिया, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 1 को 2 से करवाया मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस का साइन, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 × 1। तो इसी तरह हमने दूसरी रो को लिया पहले की, फिर उसके दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। हमने ये पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से पढ़ा है जी, फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके बाद हमने सिंपलीफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम देखें कि सिंपल सी सिंपलीफिकेशन आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ये मैट्रिक्स आया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसको बाद में मल्टीप्लाइंग कराएंगे जी मैट्रिक्स ए के साथ। फिर हमारे पास इसकी जो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है वो हमारे पास जी ये है। अब हमने लिया जी सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिया, फिर हमने लिया उसका मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं सिंपल उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह हमने पहले करवाया। ये देखें रो लेनी है, फिर ए पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम। ठीक है जी। सिंपल उसी तरह हमने पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ, कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया जी। इसी तरह सेम प्रोसेस पर हमने इसको हल किया, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। और सिंपलीफिकेशन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी सी है। और इसका जो लास्ट है हमारा पार्ट वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई करवाना हमने आइडेंटिटी के साथ। ठीक है जी। तो अब आपको पता ए मैट्रिक्स क्या है, उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं जी 1 2 4 6। उसको हमने पहले वर्टिकल लाइन में लिखते हैं जी, फिर वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, फिर गैर वतर अरकान के, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। अब आइडेंटिटी हमें पता है जी, आइडेंटिटी होती है कि वतर के अरकान में 1 1 होता है और उसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है, इस डिटर्मिनेंट को हमने सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू -2 1 0 1 0। तो अब देखें कि अभी हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स को कोई एलिमेंट डिवाइड करता है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो उसका जो आंसर आया जी हमारे पास वो आप देख सकते हैं, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, और बाकी 0 के साथ करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। अभी हमने देखा कि हमारी इक्वेशन 1 2 3 तीनों बराबर हैं, तो जो हमारे पास तस्दीक करने के लिए दिया गया था वो हमने तस्दीक कर दिया। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ये कहता है कि अगर बी मैट्रिक्स को लें आप और उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं, या उसको इन्वर्स को पहले लें और बी को बाद में मल्टीप्लाई करवाएं, तो दोनों का आंसर आइडेंटिटी आता है। ठीक है जी। तो अब आपको पता है बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। और फिर आपको पता है कि आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी इक्वल होता है जी 1 0 और 0 1। तो ये क्वेश्चन था, इसका आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आपने सिंपल इसको हल करना है। अगर इसको आप हल ना कर पाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है जी साबित करें कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं या नहीं। तो ज़रबी मकूस किस तरह होता है ये हमने पहले पढ़ा है कि
अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं जी 1/2 के साथ, ठीक है जी, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 के साथ, तो उसका आंसर 1 आता है। यानी कि अब ये हमने एलिमेंट के ज़रिए देखा। अब हम देखेंगे अगर ये जो हमारे पास गिवन है दो मैट्रिक्स, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इसको और इसको हम पहले को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम बी का नाम देते हैं। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे ज़रबी मकूस मुमकिन हैं, एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले को रखेंगे, फिर दूसरे को, फिर हम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। पहले कॉलम की पहली रो लेंगे, फिर दूसरे कॉलम का पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम का दूसरा कॉलम, पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया जी। ये इनकी सिंप्लीफिकेशन थी, और इसको अगर आप हल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास आइडेंटिटी ही आता है। तो हम कहते हैं जी कि ये जो हमारे पास है ये हमारा क्या है, ज़रबी मकूस है। उसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया जी हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं जी, ए बी और डी। अब हमने तस्दीक करनी है, अगर हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उसका इन्वर्स लें तो वो बराबर आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। अब आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी, तो सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले नंबर पर हमने रखा जी ए, दूसरे नंबर पर रखा बी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है सबसे पहले हम पहली रो लेते हैं, फिर दूसरे का पहला कॉलम, फिर दूसरे का दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस पर ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब देखें कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो 16, और दरमियान में नेगेटिव का साइन था 4 के साथ, तो नेगेटिव 16 आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आ गया। दरमियान में पॉजिटिव का साइन 0 से 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर 0 आ गया। तो इसी तरह ये सिंपल से हैं, ये देखें। तो ये हमारे पास आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया जी। ठीक है जी। अब आपको पता है ए बी का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहें तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ये वो होगा जी एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास ये वाली हमारे पास है ए बी की वैल्यू। इसका हमने सबसे पहले मोड लेना है, यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको पता है कि पहले इनको वर्टिकल लाइन में लिखना है, ठीक है जी। फिर वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, फिर गैर वतर के अरकान को आपस में, दरमियान में नेगेटिव का साइन। तो आप देख सकते हैं कि 0 - 6 किया, अगर आप देखें 0 माइनस, तो अब 16 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, दरमियान में नेगेटिव। और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 48 आता है। अब आप देख सकते हैं 48 0 नहीं है, तो इसका ज़रबी मकूस मुमकिन है। तो अगर ये मुमकिन है तो इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं जी। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास है कि अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है उसके जो वतर के अरकान होते हैं जी उनकी जगह बदल देते हैं, ठीक है जी, और गैर वतर अरकान के साइन। तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ए बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली और एडजॉइंट की भी निकाल ली। अब सिंपल हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे 1/48, और ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम देख सकते हैं 48 पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके हर एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। अब हमने अलग-अलग उसके हर एलिमेंट से 48 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया जी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, या हम कह सकते हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। फिर अब हम क्या करेंगे जी, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, कि पहले हमने बी इनवर्स निकालना है, फिर हमने ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और उनका जो आंसर आएगा वो हमने देखना है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बी का लेना है जी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको वर्टिकल लाइंस में लिख देते हैं,
ठीक है जी। वर्टिकल लाइंस में लिख दिया हमने। तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि वतर के अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में नेगेटिव का साइन, और फिर गैर वतर अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, और 1 को 2 से करवाया तो 2, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है जी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 6। तो अब इसका जमी मकूस मुमकिन है जी। फिर हम इसका एडजाइंट लेते हैं। एडजाइंट में हमने क्या किया, जो हमारा वतर के अरकान हैं, जो हमारे जी वतर के अरकान हैं, उनकी हमने जगह चेंज कर दी, इनकी हमने जगह चेंज कर दी 1 और 4 की, नेगेटिव 1 और 4 की, और उसके बाद गैर वतर अरकान के साथ हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो -4 और -1, -4 की जगह आ गया -1, और -1 की जगह चला गया -4, और 1 और -2 के साथ हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाया। तो 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। ये बी इनवर्स के फार्मूला में हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। फिर ये इसी तरह सेम प्रोसेस पर हमने ए इनवर्स को निकाला। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, और उसके बाद उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है उसका जी आंसर। तो अब देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेम उसी प्रोसेस पर कि पहली की रो को फिर दूसरे के कॉलम, फिर दूसरे के दोनों कॉलम के साथ करवाएंगे जी। अब देख सकते हैं इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर 48 पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो उसके हर एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया वो है इक्वेशन, उसको हमने 2 कह दिया। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, उससे साबित हो गया कि ए का इन्वर्स, जो अगर हम ए बी का इन्वर्स लें तो वो बराबर आएगा बी इन्वर्स के और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के। तो इस क्वेश्चन के इख्तिताम पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 का भी इख्तिताम हो गया। इसके बाद जी हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही लेक्चर का इख्तिताम होता है जी। अल्लाह हाफिज़।